फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद सिंह आपका और अपना पीएस क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हमने ग्रंथों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, उसमें से एक ग्रंथि कंप्लीट हो गई थी, पीयूष ग्रंथि। उसी क्रम में हम दूसरी ग्रंथि ले रहे हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथि है। वो है हमारी कौन सी? थायराइड ग्रंथि, जिसे कहते हैं आउटो ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि वही जो गला होता है, गले में जो श्वसन नली होती है, इसके दोनों ओर स्थित होती है। इसका जो भार होता है वो लगभग होता है 25 से 30 ग्राम। ये मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इससे जो हार्मोन निकलते हैं उसमें है T3, T4। T3 है ट्राईथायरोनिन और T4 है टेट्राथायरोनिन। इसी टेट्राथायरोनिन को ही कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। तो हम कहेंगे कि आउटो ग्रंथि से या थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा हो गया? थायरोक्सिन हार्मोन। इस थायरोक्सिन हार्मोन के यदि हाइपो सिक्रेशन की बात करूं, मैं अल्पस्राव की बात करूं, तो इसके कम सिक्रेशन से घेंगा रोग होता है, जिसे कहते हैं क्या? ग्वाइटर। ग्वाइटर मतलब कि गलगंड रोग। तो हम कहेंगे कि थायरोक्सिन हार्मोन के कम स्रावण से गलगंड घेंगा रोग हो जाता है। तो खाने में जो आयोडीन की मात्रा होती है वो इसको मैनेज करके रखती है। लेकिन इसके यदि मैं हाइपर सिक्रेशन की बात करूं, अतिस्रावण की बात करूं, तो अतिस्रावण से हो जाता है एक्स ऑप्थेल्मिक घेंगा या ग्रेव्स। इस रोग में क्या होता है? आंखें बाहर आ जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, तथा जो उपापचय क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है। अब उसी क्रम में हम देखेंगे इसमें एक होती है सी सेल्स, जिससे निकलता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। इस कैल्सिटोनिन हार्मोन का क्या काम होता है भी? तो ये जो रुधिर में कैल्शियम तथा फास्फोरस होता है उसको नियंत्रण रखता है। अब आपने कभी सुना होगा हाशिमोटो रोग। ये रोग होता है, ये क्यों होता है भी? क्योंकि जब ये अपनी थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि में ये जो हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन है, इसका यदि कम श्रावण हो तो शरीर में इसके प्रति एंटीबॉडी तैयार हो जाती है भी। ठीक है। जब इसके प्रति एंटीबॉडी तैयार हो जाएंगी तो इसको विष या जहर मानकर वो इसको खत्म कर देती हैं या मार देती हैं, जिसके कारण इसके कम श्रावण की वजह से ये जो थायराइड सिक्रेशंस होते हैं, विष समझकर जो एंटीबॉडीज तैयार होती हैं वो इस थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देती हैं। ठीक है भाई। इस वजह से इस हाशिमोटो रोग को कहा जाता है थायराइड की आत्महत्या। ठीक है भी। क्वेश्चन पूछा जाता है थायराइड की आत्महत्या रोग किसे कहा जाता है? तो वो कहेंगे हाशिमोटो रोग को, क्योंकि इस रोग में ही जो थायराइड ग्रंथि होती है वो नष्ट हो जाती है। तीसरी ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि, जिसको कहते हैं परा आउटो ग्रंथि। ये जो परा आउटो ग्रंथि होती है, ये जो थायराइड ग्रंथि है उसके जस्ट पीछे स्थित होती है। अब मैं बात करूं इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करना या नियमन करना। और इससे जो हार्मोन स्रावित होता है वो है पैराथायरोक्सिन हार्मोन, जिसे कहते हैं कालिपे हार्मोन। और इस हार्मोन का काम ही है कैल्शियम की मात्रा का नियमन या नियंत्रण करना। अब इसके यदि हाइपोसिक्रेशन की बात करूं मैं कि कम श्रावण से क्या होगा, तो कम श्रावण से एक रोग होता है जिसे कहते हैं टिटेनी। इस रोग में होता है क्या है, जो कंकाल की पेशियां होती हैं वो उनमें सिकुड़न आती है थोड़ी और जकड़न आ जाती है, जिससे कि उनका फैलाव कम हो जाता है। तो जब एक्सरसाइज वगैरह होती है तो उनमें ये जो कोशिकाएं हैं वो थोड़ा सिकुड़ जाती हैं, फैलाव नहीं हो पाता। इसको कहते हैं टिटेनी रोग। अब मैं बात करूं इसकी अतिस्राव की या हाइपर सिक्रेशन की, तो हाइपर सिक्रेशन से कैल्शियम का क्या होता है भी? निष्कासन होता है। और आप सभी को पता है कि जो हड्डियां होती हैं हमारी, वो कैल्शियम की वजह से ही कैल्शियम से ही बनी होती हैं। कैल्शियम और फास्फोरस से दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है हड्डियों में। तो कैल्शियम का निष्कासन होगा तो जाहिर सी बात है हड्डियां क्या होंगी? कमजोर होंगी। जब हड्डियां कमजोर होंगी तो हड्डियां के कमजोर होने को कहा जाता है, वयस्कों में तो होता है ओस्टियोपोरोसिस।
ठीक है भी। ये तो है प्रारंभिक अवस्था, लेकिन बाद वाली अंतिम स्टेज हो गई ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया, ठीक है भाई, ये है हड्डियों का कमजोर होना। लेकिन यदि मैं बात करूं किसकी, अब विटामिन डी का आपने नाम सुना होगा, विटामिन डी। तो विटामिन जो डी होता है उसका काम क्या होता है भी, कैल्शियम का अवशोषण करना ही होता है। जब विटामिन डी की मात्रा कम होगी तो कैल्शियम की मात्रा कम होगी, जब कैल्शियम की मात्रा कम होगी तो रोग हो गया आपका ओस्टियोपोरोसिस या ओस्टियोमलेशिया। ठीक है, आपकी थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था, जो हमारी जो चेस्ट बोन होती हैं तो उनके मध्य में जहां पे अपनी जो स्टर्नम हड्डी होती है उसके कहीं पास में ही होती है थाइमस ग्रंथि, जिससे निकलता है थाइमोसिन हार्मोन। ठीक है भाई, थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है जिसका कार्य हो गया शरीर में टी लिम्फोसाइट बढ़ाना। ये जो टी लिम्फोसाइट हैं ये डब्ल्यूबीसी की मात्रा है भी, और डब्ल्यूबीसी या लिम्फोसाइट की बात करूं मैं तो वो उसका काम होता है कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना, और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करने का काम होता है वो प्रतिरक्षा तंत्र का होता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने में किसका योगदान है भी, थाइमोसिन हार्मोन का। तो हमें किसी भी रोग के प्रति लड़ने की यदि क्षमता देगा तो वो कौन देगा, थाइमोसिन हार्मोन, जो किससे स्रावित होता है, थाइमस ग्रंथि से। इस वजह से, किस वजह से भी, क्योंकि थाइमोसिन हार्मोन हमारे शरीर में टी लिम्फोसाइट का काम कर रहा है, बढ़ाने का काम कर रहा है, जिससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो रहा है, मजबूत। इस वजह से इस ग्रंथि को कहा जाता है लिम्फोसाइट प्रशिक्षण विद्यालय। ठीक है भाई, जब जन्म होता है किसी बच्चे का तो उसमें 10 से 12 ग्राम की रहती है थाइमस ग्रंथि। यौवन हो जाता है, थोड़ा जवान हो जाता है, यौनारंभ में रहती है 20 से 30 ग्राम की। जब यौनारंभ ढल जाता है तो उसके बाद 3 से 6 ग्राम की हो जाती है। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जो थाइमस ग्रंथि होती है वो जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है वैसे वैसे कमजोर पड़ती जाती है और धागेनुमा संरचना होती जाती है। उससे एंटीबॉडीज हैं वो क्या हो जाती हैं भी, कमजोर पड़ जाती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता जाता है। इस वजह से बुढ़ापे में रोगों से लड़ने की क्षमता क्या रहती है, कम रहती है यौवन आरंभ में बच्चों की अपेक्षा। इसी वजह से कहा जाता है कोरोना में कि वृद्धों को घर पे ही रहना है और उनको जहां तक हो सके बहुत ही सुविधाएं जो डिटोल वगैरह की हैं ये सब घर पे बैठकर ही दी जाएं। क्यों? क्योंकि इनमें रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत ही कम है। गलती से कोई वायरस यदि शरीर में एंट्री कर गया तो उसके प्रति एंटीबॉडीज तैयार नहीं हो पाएंगी। लेकिन यदि वयस्क मनुष्य है तो उसमें उस वायरस के प्रति एंटीबॉडीज बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। 5वीं अंतःस्रावी ग्रंथि है एड्रिनल, जिसका हिंदी में नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क क्यों बोला है, क्योंकि वृक्क मतलब होता है किडनी। किडनी के ऊपर ये स्थित ग्रंथि क्या कहलाएगी, अधिवृक्क या ऊपरी वृक्क ग्रंथि। ठीक है, अब इस ऊपरी वृक्क ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि के भी 2 भाग होते हैं। बाहरी भाग होता है कोर्टेक्स और आंतरिक भाग होता है मेडुला। जो कोर्टेक्स भाग होता है उससे निकलने वाले हार्मोन कहलाते हैं स्टेरॉइड हार्मोन, जबकि मेडुला से निकलने वाले हार्मोन कहलाते हैं स्ट्रेस हार्मोन। जो कोर्टेक्स है उससे 3 हार्मोन निकलते हैं भी। कितने निकलते हैं? 3 हार्मोन निकलते हैं। एक तो एंड्रोस्टेरोन, दूसरा कोर्टिसोल और तीसरा एंड्रोजन। ठीक है भी। जबकि मेडुला है उससे 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एक तो एड्रिनलिन और दूसरा नोर एड्रिनलिन हार्मोन। ये जो एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन हार्मोन है ये ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेडुला में ये दोनों हार्मोन हैं, ये जो भय, संकट तथा उत्तेजना, क्रोध आदि के समय सक्रिय होकर उन पर क्या करता है, नियंत्रण पाता है। अब देखो कोर्टिसोल जो हार्मोन है कोर्टेक्स से निकलता है। मैंने अभी बताया था कोर्टेक्स जो भाग होता है उससे 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। उनमें से एक तो हो गया कोर्टिसोल, दूसरा हो गया एंड्रोजन और तीसरा हो गया एंडोस्टेरोन। अब जो कोर्टिसोल हार्मोन है उसको कहा जाता है जीवन रक्षक हार्मोन। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि एड्रिनल ग्रंथि से कोर्टेक्स भाग हटा दिया जाए तो क्या होगा।
यदि कोर्टेक्स भाग हटा दिया जाएगा तो व्यक्ति की डेफिनेट ही मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये जो कोर्टेक्स का जो कोर्टिसोल भाग है ये सोडियम लवण को इकट्ठा नहीं होने देता। तो सोडियम लवण इकट्ठा हो जाएगा तो हमारा जो ये तंत्र है ये पूरा पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, जिससे कि जो हार्मोन्स हैं उनका जो स्रावण है वो उस ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से ये जो हार्मोन है ये सोडियम लवण को जमा नहीं होने देता, उसको जमा होने से बचाता है, इस वजह से हमारी रक्षा करता है। तो कहेंगे जीवन रक्षक हार्मोन। ये एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन हार्मोन है जो भय, संकट, उत्तेजना आदि के समय सक्रिय होकर हमें उन पर नियंत्रण पाने की क्षमता प्रदान कराते हैं। अब इसलिए इन हार्मोनों को क्या नाम दिया गया है, करो या मरो हार्मोन, लड़ो या उडो, ठीक है भाई, फाइट एंड फ्लाई, 3F, फियर, फाइट एंड फ्लाई। और नेक्स्ट हो गया संकटकालीन या संकट मोचन हार्मोन, और नेक्स्ट दूसरा नाम हो गया इसका आपातकालीन हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन। ये सब किसके नाम है भी, एड्रेनलिन हार्मोन के। अब देखो जब बीपी या ब्लड प्रेशर रक्तचाप कम हो जाता है तो उसको एड्रेनलिन दिया जाता है, जिसकी वजह से बीपी क्या हो जाती है, कंट्रोल में आ जाती है। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो अंतःस्रावी तंत्र है उसकी खोज की थी थॉमस एडिसन ने, और उसी के नाम पर एडिसन रोग भी एक पड़ा था, जो कि किस ग्रंथि से संबंधित था, एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित था। कौन सा रोग भी, एडिसन रोग। अब देखो जो महिलाएं होती हैं उनमें यदि पुरुषों के लक्षण आ जाएं, पुरुषों के सामान्य लक्षण होते हैं जैसे शरीर पर बालों की अधिकता, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, त्वचा का हार्ड होना, ये सभी पुरुषों के लक्षण होते हैं। यदि ये महिलाओं में आ जाए ऐसा तो वो किसके कारण आते हैं, वो एंड्रोजन हार्मोन के कारण आते हैं, और इस रोग को कहा जाता है विरिलिज्म। ठीक है भाई, पेपर में पूछा जाता है महिलाओं में पुरुषों के लक्षण या पुरुषों के सामान्य लक्षण आना कौन सा स्वाभाविक रोग है, वो हो गया विरिलिज्म, जो कि एंड्रोजन हार्मोन की वजह से होता है। यदि पुरुषों में महिलाओं के लक्षण आ जाएं, अब महिलाओं के लक्षण कौन कौन से होते हैं, आवाज का पतली होना, त्वचा का मुलायम होना, शरीर पे बालों की कमी होना, दाढ़ी मूंछ का नहीं आना, ये सब किसके लक्षण अभी, महिलाओं के। यदि ये पुरुषों में ट्रांसफर हो जाएं तो वो किसके कारण होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से कारण होते हैं, और इस रोग को कहा जाता है गायनेकोमास्टिया। ठीक है भी, गायनेकोमास्टिया। तो हम कहेंगे एड्रिनल जो ग्रंथि है वो हमें क्रोध पर नियंत्रण पाने की क्षमता प्रदान कराती है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है अभी, इमरजेंसी। हो गई आपकी पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में पश्च भाग में स्थित होती है। इस ग्रंथि से हार्मोन, वैसे तो 3 हार्मोन स्रावित होते हैं, लेकिन प्रमुख हैं आप में इनमें से 2, जिसमें पहला है आपका मेलेटोनिन हार्मोन, दूसरा है सेरोटोनिन हार्मोन। जो मेलेटोनिन हार्मोन है उसमें मेलनिन वर्णक के जिम्मेदार होता है त्वचा के रंग के निर्धारण के लिए। हमारी जो त्वचा है उसका रंग का निर्धारण कौन सा वर्णक करता है, मेलनिन वर्णक, जो कि त्वचा पे जमा होकर काले या गोरे होने का भेद करता है। इस पीनियल ग्रंथि को ही कहा जाता है मस्तिष्क की रेत, क्योंकि जब व्यक्ति की किसी बच्चे की उम्र जब तक 10 साल तक होती है तो उसके मस्तिष्क में कैल्शियम के जो कण होते हैं वो जमा होते जाते हैं और पीनियल ग्रंथि नष्ट होती जाती है। इस वजह से मस्तिष्क की रेत कहा जाता है, इसको इंग्लिश में कहेंगे सैंड ऑफ ए ब्रेन। इसे ही कहा जाता है जैविक घड़ी, क्योंकि हमारे शरीर में ये पूरी जैविक क्रियाओं का निर्धारण करती है, सोने जागने की क्रियाओं पर भी नियंत्रण करती है कौन, पीनियल ग्रंथि। इसे ही कहा जाता है आत्मा का स्थान, और इसे ही कहा जाता है थर्ड आई। ठीक है भी। अब देखो ये जो पिट्यूटाइन हार्मोन होता है वो पीयूष ग्रंथि से निकलता है, और इस हार्मोन का जो काम होता है उसके विपरीत किसका काम होता है, पीनियल ग्रंथि का। दोनों ही ग्रंथियां हैं, ये कहां पे स्थित होते हैं भी, मस्तिष्क में। तो हम कहेंगे कि पीनियल ग्रंथि का काम है, पीयूष ग्रंथि की क्या होता है, विपरीत होता है। नेक्स्ट है आपकी 7वीं ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में कहेंगे पैंक्रियाज।
ये होता क्या है, जो अमाशय है, अमाशय और जो बड़ी आंत उसके बीच में होती है अग्नाशय ग्रंथि, पैंक्रियाज ग्रंथि। ये हार्मोन भी स्रावित करती है और एंजाइम भी स्रावित करती है। आपको मैंने बताया था जो ग्रंथियां एंजाइम स्रावित करती हैं वो बाह्य स्रावी होती हैं, और जो हार्मोन स्रावित करती हैं वो अंतःस्रावी होती हैं। लेकिन ये तो अंतःस्रावी भी है और बाह्य स्रावी भी, एंजाइम भी स्रावित करती है और हार्मोन भी, इसलिए इसको बोल दिया हमने मिक्सर ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि। ये मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अभी ये अंत की नहीं है, ये ऑल ओवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरे नंबर पे कौन सी, अग्नाशय, लेकिन प्रथम पे कौन सी है, यकृत। अब बात करूं कि प्रथम अंतःस्रावी जो ये सबसे बड़ी है वो कौन सी है, तो वो होगी आपकी थायराइड ग्रंथि, और सबसे छोटी अंतःस्रावी होगी वो कौन सी थी, आपकी पीयूष ग्रंथि। ये बाह्य स्रावी भी है और अंतःस्रावी भी। बाह्य स्रावी कितने परसेंट है, 98, और अंतःस्रावी कितने हैं, 2%। इन दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से भोजन का पाचन पूर्ण रूप से हो जाता है। इस वजह से इससे प्राप्त रस को कहा जाता है पूर्ण पाचक रस। अब इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इनका जो वंश होता है उसको कहा जाता है लैंगरहैंस द्वीप। इसकी जो अल्फा कोशिका होती है वो ग्लाइकोगोन का हार्मोन का स्रावन करती है, जो कि जो आपके शरीर में जो ब्लड शुगर होता है उसको मात्रा को क्या करती है, नियंत्रित करती है। अल्फा कोशिका है वो ग्लाइकोगोन का हार्मोन का स्रावन करती है, जो कि शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को क्या करती है, नियंत्रित करती है। जबकि बीटा कोशिका है वो इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती है। इंसुलिन हार्मोन जो शुगर होता है उसको ग्लाइकोजन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। हम कह सकते हैं शुगर का क्या करता है, पाचन करता है। बीटा कोशिका है वो सोमेटोस्टेरिन हार्मोन स्रावन करते हैं, जो कि वृद्धि हार्मोन को क्या करती है, संदमित करती है। अब देखो, इंसुलिन हार्मोन बीटा कोशिका से निकल रहा है, किससे, लैंगरहैंस द्वीप से। तो हम कहेंगे कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि में है लैंगरहैंस द्वीप, उसकी बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है, जिसकी खोज की थी बेटिंग एवं बेस्ट ने, और इसकी खोज की थी 1921 में। ठीक है भाई। अब जो ये श्रृंखला है वो कैसी श्रृंखला है भी, प्रोटीन की श्रृंखला है। इसको कहेंगे पेप्टाइड हार्मोन भी कह सकते हैं इसको। इसका इंसुलिन का काम होता है शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। इसको हम प्राकृतिक रूप से न प्राप्त करके इसको पौधों की जड़ों से प्राप्त कर सकते हैं। कौन से पौधों जड़ से, डहेलिया नामक पौधे की जड़ से। इंसुलिन के अंदर जिंक या जस्ता धातु पाई जाती है। इसकी कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। मधुमेह को कहते हैं डायबिटीज या शुगर। तो शुगर वाले रोगी को जो ये आपका इंसुलिन है उसका इंजेक्शन लगाया जाता है। उसका इंजेक्शन मांस में लगाया जाता है, ना कि सिरा या धमनी में। ठीक है भाई। ग्रंथि है उससे हार्मोन तो निकल रहा था, वो इंसुलिन हो गया। जो एंजाइम निकल रहे थे उन एंजाइमों के बारे में हमने पिछला टॉपिक था पाचन तंत्र, उसमें इसके बारे में अध्ययन कर लिया था। तो आप इस प्रकार जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं उनको आप कंप्लीट रूप से पढ़ चुके हैं। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट करके हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। और आपको आगामी वीडियो बहुत ही जल्दी प्राप्त होने वाली है। धन्यवाद।